नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलटी ग्रेड 2018 के टीजीटी नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने पार्ट 1 के अंतर्गत कुल 33 सवालों का अध्ययन 32 सवालों का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए उस पार्ट 2 के बारे में हम लोग देखते हैं क्या उसमें दिया गया है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला सवाल जो है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, दोस्तों एक चीज जान लीजिए पहले, प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को संविदा समिति भी बोलते हैं। संविदा समिति भी बोलते हैं और उसी को मसौदा समिति भी बोलते हैं। मसौदा समिति, और इसी को प्रारूप समिति भी बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य सम्मिलित थे। 7 लोग सम्मिलित थे और अंबेडकर महोदय इसके अध्यक्ष थे। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी या संविदा समिति या मसौदा समिति या प्रारूप समिति सभी दोस्तों एक ही चिड़िया के नाम हैं और इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इनका प्रारूप समिति का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। तो इस तरह से करेक्ट आंसर डी है। दोस्तों अगला सवाल, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? इम्पोर्टेंट सवाल। बी.एन. राव। बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान के निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में अपना कार्य संभाले थे। तो दोस्तों अगला सवाल, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोखले जो गांधी जी गुरु थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह 1905 का अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? यह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? मैचिंग कराना है। दोस्तों फंडामेंटल राइट से है ये सवाल। समानता का अधिकार 14 से 18 करेक्ट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल गलत है। इसके पहले देख लें, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 20 ये भी सही है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 में नहीं है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, 26 में है, 27 में है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। दोस्तों 37वां सवाल है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद है दोस्तों। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों करेक्ट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत आसान सवाल है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर यह पूछ लें कि मूलतः कितनी अनुसूचियां थीं, मूलतः कितनी अनुसूचियां थीं, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। अगला सवाल है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां बनी थी, अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी। इन्होंने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायत की सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। एल.एम. सिंघवी समिति इन्होंने सन 1986 में पंचायती राज के बारे में सुझाव दिया था। थुंगन समिति दोस्तों 1988 में थुंगन समिति ने पंचायती राज से संबंधित कुछ विशेष सुझाव दिए थे। इस तरह से मैचिंग कराने पे सबसे पहले 57 आएगा, 1957। 2 सबसे पहले कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ ये सही हो जाएगा, 2 1 3 4। करेक्ट आंसर बी होगा। प्रश्न पत्र का अगला सवाल है, पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों पंचायत जो चुनाव होता है, पंचायत जो विषय होता है, वह राज्य सूची का विषय होता है। किसका होता है? राज्य सूची का विषय होता है। और राज्य सूची के विषय पर निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश नहीं लेती है, राज्य सरकार लेती है। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, लूट पद्धति निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? दोस्तों लूट पद्धति वास्तव में यह अमेरिकी व्यवस्था की देन है। अमेरिका में संरक्षक नौकरशाही की व्यवस्था है। मतलब जो राष्ट्रपति महोदय वहाँ के होते हैं, लूट पद्धति के माध्यम से पदों का बहुत सारा वितरण अपने मन से करते हैं। इसलिए लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है? संरक्षक नौकरशाही है। इसकी जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वह मिलता है कहाँ? अमेरिका में। अगला सवाल है इस सीरीज का, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? दोस्तों 1985 में आप जानते हैं एक संगठन था सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में। इसी सार्क की बात कह रहे हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसी में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों इस सीरीज का, निम्न में से निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है। निर्गुट आंदोलन, इसे इंग्लिश में नैम भी बोलते हैं, नॉन एलिगमेंट अलायंस। तो नैम
या निर्गुट आंदोलन के संस्थापक कौन थे, पहले ये जान ले। पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो। भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर महोदय और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो महोदय ने निर्गुट आंदोलन की आधारशिला रखी थी। इसमें कर्नल गद्दाफी का कोई रोल नहीं था। तो 43वें में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना की बात अनुच्छेद 51 में किया गया है, आर्टिकल 51। जबकि आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो राज्य होगी वह न्यायपालिका और विधायिका जैसे तत्व हैं उसमें बंटवारा करेगी, अलग अलग करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है। जो पंचशील का सिद्धांत है उसमें दोस्तों अनाक्रमण भी है, हस्तक्षेप भी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी है। जो नहीं है वो यथार्थवाद नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, क्या ग्रीन को कहा जाता है, हीगल, मार्क्स या जॉन लॉक को। दोस्तों बहुत सोच के बताइए, विचार करके बताइए। इस सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना होगा। बहुत सरल सवाल है, हमने बहुत बार इसको बताया है। दोस्तों अगला सवाल है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, या इसे ऐसे भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। विरोधी है या विलोम है, यह कथन किससे जुड़ा है दोस्तों, सीले से जुड़ा है। सीले कहते हैं कि जहाँ अतिशासन होगा, ज़्यादा शासन होगा, वहाँ स्वतंत्रता निवास नहीं कर सकती है, और जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ अतिशासन नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा शासन नहीं होना चाहिए। राज्य को कुछ ही मामलों में दखल देना चाहिए। राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करे, शांति व्यवस्था दे और न्याय स्थापित करे। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम राज्य स्थापित करे। राज्य को अन्य काम में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। राज्य को नागरिकों के फैशन पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नागरिकों को स्वतंत्रता के मामले में बहुत दखल नहीं देना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर सीले है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। संप्रभुता की अवधारणा क्या है दोस्तों। संप्रभुता क्या राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है या कोई नहीं। तो वास्तव में जो संप्रभुता की अवधारणा है, संप्रभुता वास्तव में वैधानिक है, विधिक है।
करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? जो संप्रभुता अगर हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ दिनों में, तो हम देखेंगे वहाँ हमें मिलेगा संप्रभुता में अस्थायित्व होता है, संप्रभुता सार्वभौमिक होती है, संप्रभुता अदेय होती है, अस्थायी होती है। तो जो प्रमुख गुण है, अस्थायित्व होता है, सार्वभौमिक होता है। तो करेक्ट आंसर होगा एक और बी दोनों, एक भी दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? दोस्तों ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, शासन प्रणाली से पूछा है इन्होंने। संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। सबसे पहले जाने संसदात्मक शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस देश में प्रचलित है? तो यह प्रचलित कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड संसदात्मक शासन का आदर्श घर माना जाता है, संसदीय शासन का जनक माना जाता है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और वह कहाँ से लिया हमने? इंग्लैंड से ही लिया गया। तो दोस्तों इसमें पूछा है संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है, वो खोजिए कौन सा नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष, बिल्कुल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। हम याद करें ब्रिटेन में महारानी होती हैं, वो नाम मात्र की होती हैं, वंशानुगत होता है। वहीं से हमने लिया है राष्ट्रपति महोदय का पद, नाम मात्र के ही राष्ट्रपति भी होते हैं। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ये देखते हैं अभी। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्थापिका होती है उसी के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का मतलब दोस्तों यहाँ सरकार से है, सरकार से है, मंत्रिपरिषद से है। तो मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका महत्वपूर्ण गुण है संसदीय शासन का। सामूहिक उत्तरदायित्व, जी हाँ बिल्कुल सही, सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। मंत्रिपरिषद का अगर कोई एक सदस्य फैसला ले लेता है या मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही ध्वस्त हो जाती है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। जबकि निश्चित कार्यकाल संसदीय शासन का गुण नहीं है। निश्चित कार्यकाल किसका गुण है? यह अध्यक्षात्मक शासन का गुण है दोस्तों। किसका? अध्यक्षात्मक सरकार की, अध्यक्षात्मक सरकार की गुण होती है। और जो कहाँ कार्यरत है? यूएसए में है। यूएसए में निश्चित सरकार होती है। जो राष्ट्रपति महोदय चुने जाते हैं 4 साल के लिए चुने जाते हैं, किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वह बी था। दोस्तों अगला सवाल है, फांसीवाद के संबंध में सही युग्मी पहचान कीजिए। फांसीवाद के संबंध में इटली मुसोलिनी के थे, बिल्कुल सही फांसीवादी है। जर्मनी, सही संबंध, सही युग्म की पहचान करिए। इटली मुसोलिनी के थे, जर्मनी में मुसोलिनी थे, नहीं गलत है। हिटलर जर्मनी के थे। फांसीवाद के संबंध में सही तथ्य की पहचान इसमें करना है दोस्तों।
तो पहला ही आंसर सही है, इटली मुसोलिनी के थे, यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। फांसीवादी है, जबकि जर्मनी हिटलर के तो थे, लेकिन हिटलर जो थे ये नाजीवादी थे दोस्तों, नाजीवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और हिटलर इटली के नहीं थे, हिटलर जर्मनी के थे। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और मुसोलिनी इटली के थे, तो ये भी गलत है। तो पहला आंसर करेक्ट है ए। दोस्तों, इन विचारकों में कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत में हम लोगों ने थिंकर में पढ़ा है कि जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जो उदारवाद के पिता माने जाते हैं, व्यक्तिवाद के पिता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जो सामाजिक संविदा सिद्धांत था पूरी तरह से मानव के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा पर ही आधारित था। जॉन लॉक कहते हैं जो मानव का प्राकृतिक अधिकार है जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। तो इस तरह से दोस्तों वो कहते हैं कि जो मानव है अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ इस राज्य में पैदा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक अधिकार को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित जॉन लॉक हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक या पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जबकि जे.एस. मिल एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, उपयोगितावादी विचारक हैं। लास्की एक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विचारक हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। कानून उच्च को निम्न द्वारा दिया गया आदेश है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सोच कर बताइए। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। दोस्तों, इसका आंसर ऑस्टिन है। ऑस्टिन महोदय ने कहा जो कानून होता है उच्च द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया गया आदेश है। तो इस तरह से यह तथ्य ऑस्टिन महोदय से जुड़ता है। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। दोस्तों, इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कोल का है या फिर लास्की का है। वास्तव में यह स्टेटमेंट GDH कोल से जुड़ा हुआ है, जबकि इसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट लास्की ने भी कहा है। कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक तरह से अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है या राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना भ्रम है, ये स्टेटमेंट GDH कोल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है, इसमें से क्या होना चाहिए दोस्तों? जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत
है वो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। उसमें कहा गया है कि राज्य जो है धरती पर ईश्वर की कृति है, देवताओं ने बनाया है राज्य को, मनुष्यों की कृति नहीं है। अगर राजा प्रजा पर अत्याचार करता है, प्रजा की हत्या करता है, प्रजा को दंडित करता है, तो प्रजा को ईश्वर का प्रसाद मानकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने पापों का दंड मिल रहा है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो माना जाता है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद ये सारे विचार हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? दोस्तों, राज्य होता है, राज्य के 4 प्रमुख तत्व माने गए हैं राजनीति विज्ञान में। यहाँ अगर हम राजनीति विज्ञान या सिविक्स पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ राज्य का मतलब प्रांत से नहीं होता है। राज्य का मतलब होता है एक राष्ट्रीय सरकार से होता है, राष्ट्र से होता है। तो राज्य में जो 4 तत्व राजनीति विज्ञान में माने गए हैं, तो सबसे पहले निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो दोस्तों, इन सारे तत्वों में, इन चारों तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह संप्रभुता है। संप्रभुता ही यह बता देता है कि वह राज्य है अथवा नहीं। तो किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता होता है दोस्तों। अगला सवाल, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, यह कथन वास्तव में दोस्तों डिमार्क से जुड़ा हुआ है। डिमार्क ने इस स्टेटमेंट को कहा था। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिमार्क। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? क्या प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक और सुधारात्मक? दोस्तों, इसमें जो है वितरणात्मक कोई दंड का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब दंड का एक सिद्धांत है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वितरणात्मक। दोस्तों, इस सीरीज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? दोस्तों, सबसे पहले जानना हमें जरूरी है कि बहुलवाद क्या होता है। बहुलवाद वास्तव में संप्रभुता के विरोध में आई हुई एक विचारधारा है, जो शक्तियों को एक जगह, जो संपूर्ण शक्ति होती है, एक संस्था में न मानकर अनेक संस्थाओं में शक्तियों का वितरण मानती है, अनेक संस्थाओं में शक्तियों का वितरण मानती है। और इस बहुलवाद के जो समर्थन नहीं करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं तो दोस्तों वो हीगल हैं। हीगल आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने कहा राज्य जो है, राज्य सब कुछ है, राज्य में ही संप्रभुता है, इसलिए राज्य में जो है संप्रभुता निवास करती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुलवाद के विरोधी या समर्थन नहीं करने वालों में हीगल आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस सीरीज का
लास्ट सवाल समाप्त होता है, अंतिम सवाल समाप्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इस लेक्चर को अच्छे से बार बार देखें, अध्ययन करें, मनन करें और इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे। तो इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।